अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अच्छे दिन गुजार रहे होंगे। SI टॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के इस शो में मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो तारीफ़ की मोहताज नहीं है। इस वक्त मोस्ट सीनियर मेंबर ऑफ़ द हाउस हैं। मुख्तलिफ़ अदवार में वज़ीर ख़ुराक, वज़ीर जंगलात और सीनियर वज़ीर की हैसियत से काम कर चुके हैं। एक मरतबा कायम मकाम वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं राजा अब्दुल क़य्यूम साहब। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ख़राबी सेहत के बावजूद JK TV के लिए वक्त निकाला। मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि आपने अपनी सियासत का आगाज़ किन हालात में और किन वजूहात की बिना पर किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सियासत का आगाज़ जो है ये बहुत ही देरीना है। मतलब मैं जब स्कूल पढ़ता था अब से ये काम चलता था। चौथी जमात में मैं था तो मैंने एक मामले पे पूरे स्कूल में हड़ताल करा दी। अगर वक़्त हो तो उसकी तफसील भी बता दूँ। बिल्कुल बताएं। बात ये हुई कि हमारे एक टीचर थे, वहाँ उस वक्त किताबें बहुत नायाब होती थी। हमारे स्कूल के एक टीचर थे, उन्होंने 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात के लड़कों से पैसे लिए कि मैं आपको किताबें ला के दूँगा। 2-3 महीने गुजर गए, किताबें ना आई तो एक दिन मैंने देखा वो 6ठी, 7वीं और 8वीं के लड़के रिसर्च के वक़्त में वहाँ उनके करीब जाके वो इकट्ठे बैठे हुए थे। मैंने कहा देखें क्या करते हैं। तो 1-2 लड़के रोते थे कि आप किताबें हैं नहीं, हम क्या करें। मैंने उनको पूछी तफसील, उन्होंने कहा ये बात है। मैंने कहा अच्छा, बस आप कल इंशाल्लाह आपका मामला मैं हल करा दूँगा। क्योंकि मेरे 2 भाई वहाँ टीचर थे तो उन्होंने समझा पैसे दिला देगा या कुछ करेगा, भाइयों को कहेगा। मेरे कज़न और एक सके भाई बड़े जो थे वो वहाँ टीचर थे। मैंने कहा ये बात नहीं, हमें अपनी कुव्वत बतानी पड़ेगी, आप मेरे साथ तावन करें, लड़कों को कह दें सबको। सुबह जब प्रेयर हुई उसके बाद दुआ होती है। दुआ के बाद जो PT टीचर होते हैं, फिज़िकल इंस्ट्रक्टर, वो हुक्म देता है कि क्लासों में चले जाएं। जब ये सूरत हाल हुई तो मैं चूँकि जूनियर क्लास 4थी क्लास में था, मैं आस्ता आस्ता जब दुआ मौलवी साहब ने शुरू की तो मैं स्टेज पर के करीब पहुंच गया। अच्छा। दुआ ख़त्म हुई तो मैंने फ़ौरन स्टेज पर चढ़ के कहा कि ये ज़्यादती हुई है और आज उस वक्त तक हम क्लासों में नहीं बैठेंगे जब तक ये ज़्यादती ख़त्म ना की जाए। तो मैंने लड़कों को कहा कि मैं अपने स्टूडेंट्स के भाइयों को कहता हूँ कि ग्राउंड में चलें, वहाँ ही बैठ के पढ़ेंगे। तो सारा स्कूल उतर के ग्राउंड में चला गया। हम ग्राउंड में गए, उसके बाद थोड़ी देर बाद मेरे बड़े भाई साहब गए। उनके हाथ में एक इतना सा लाठी थी, वो ऐसे ऐसे करते गए। मैंने कहा ये मैं इनको ठीक करूँगा। मेरे करीब आए तो मैंने उनको ये पूछा कि आप शाम को घर जाएंगे? अच्छा। जब मैंने ये बात कही तो वो वहाँ से वापस हो गए। वो ये दोनों थे, ये फौत हो गए। उन्होंने फिर जंगलात की नौकरी इख्तियार की रेंज अफसर की हैसियत से। फिर दूसरे मोहम्मद शरीफ शमीम वो सीनियर टीचर की हैसियत से रिटायर हुए थे। फिर इस पर नेगोशिएशन हुई। नेगोशिएशन मेरे साथ बैठ के उन्होंने कहा हेडमास्टर के दफ्तर में आए। मैंने कहा नहीं, जिसने हमारे साथ बात करनी है यहाँ सबके सामने आके करे। हेडमास्टर साहब भी तशरीफ़ लाए, ये 2-3 टीचर भी तशरीफ़ लाए। तो मैंने बाकी एक तरफ किए 3-4 लड़के भी मुतासरीन में से बिठा लिए। हमने फैसला ये हुआ कि ये पैसे वापस करने हैं। तो सब टीचरों ने अपनी अपनी जेब से पैसे निकाले
वो कोई 36 रुपये कुल बने। अच्छा। उस वक़्त तनख्वाह होती थी 45 रुपये। अच्छा। तो बाकी अजमार साहब ने कहा मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ। अजमार साहब जो हमारे फैथ के आदमी थे, मैंने कहा ठीक है जी। उन्होंने कहा इस तनख्वाह पर बाकी पूरे कर देंगे। मैंने कहा ये पैसे भी आप अपने पास रखें, इकट्ठे पैसे दें इनको। तो इस लिहाज से वो इतना सा था। मैं उस वक़्त से ये मामला शुरू। फिर मैं जब कॉलेज में आया, पहले साल में यूनियन का जनरल सेक्रेटरी बना, दूसरे साल में प्रेसिडेंट बना यूनियन का। अच्छा। गवर्नमेंट कॉलेज मुजफ्फराबाद की यूनियन, स्टूडेंट्स यूनियन का जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट। फिर यह चलता रहा। दरमियान में जब KLM की तहरीक चली, सीज़फायर लाइन तोड़ देने की, उस वक्त हमारे इम्तहानात नज़दीक थे, लेकिन मैं रुका नहीं। हमें पकड़ के उन्होंने इधर पहले 1 महीने इस किले में रखा पार, तो 2 महीने के लिए उधर भेज दिया पलंदरी। मार्शल लॉ जब लगा तो हम सारे बाहर आए, तब तक इम्तहान ख़त्म हो गया। अच्छा। मेरा इम्तहान BA का जो है उसी तरह गया, वो ख़त्म हो गया। वही तालीमी मामला ही ख़त्म हो गया। फिर मैंने अपना कारोबार शुरू कर दिया और उसके बाद सियासत में अमली तौर पे मैंने 1969 ये फील्ड मार्शल का आखिरी दौर जो था, ये मार्शल लॉ जो 69 में आपने अमली सियासत का आगाज़ किया? नहीं, ये पहले बल्दियाती इलेक्शन हुए थे ना। बल्दियाती इलेक्शन में मैं यूनियन काउंसिल का मेंबर बना, फिर वहीं बिला मुकाबला चेयरमैन बना। ठीक है, ये आपकी सियासत का आगाज़ था। पहले आपने कॉलेज से अमली सियासत का आगाज़ किया, फिर काउंसलर, फिर MLA, वज़ीर और फिर कायम काम वज़ीर आज़म भी रहे। कैसा रहा ये सारा सियासी सफ़र? क्या आप इससे मुतमईन हैं अपनी सियासत से? ये इंसानी ज़िंदगी जो है ये सीमावार चीज़ है। जो बंदा जो काम करता है उससे मुतमईन ज़रूर होता है। मैं सियासत लोगों की खिदमत के लिए करता हूँ। मैंने सियासत को किसी ओहदे के लिए या किसी और बात के लिए नहीं, बल्कि बनी नौ इंसान की खिदमत के लिए की। और मेरी सियासत का आगाज़ गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान से हुआ। फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में हम शामिल हो गए, फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में, फिर आगे वो क्या वाक़या था जिसकी बिना पर आपने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया गाजी मिल्लत को छोड़ के? बात ये हुई कि हम 70 का इलेक्शन हार गए। सरदार इब्राहिम खान के ग्रुप के जितने लोग थे सारे हार गए, खुद भी सरदार साहब हार गए। अच्छा। उस वक़्त सोचने की बात यह थी कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो सरदार इब्राहिम खान साहब इस मामले में बहुत ज़ीरक आदमी थे। उन्होंने मुझे कहा कि हम इसमें कोई तरीका निकालेंगे, आप इसमें बेफिक्र रहें। और वह हमारी आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी। अच्छा। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से हम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से इस बुनियाद पे आए कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह सरदार अब्दुल कयूम खान थे, उन्होंने, और सदर भी थे, उन्होंने बहुत कोशिश करके सरदार इब्राहिम खान को अपने साथ बुलाया। अच्छा।
और ये सच्ची बात है कि सरदार इब्राहिम खान को मिलाने के बगैर हुकूमत आज़ाद कश्मीर चल भी नहीं सकती थी। सरदार इब्राहिम खान एक बहुत बड़ी कुव्वत थी। तो उसी दौर में उनको एक मिशन के सिलसिले में न्यूयॉर्क भेजा, फिर वापस आए। उन्होंने बाज़ाब्ता शमूलियत की। शमूलियत इस बुनियाद पे हुई कि हमारे जो कारकुन थे सीनियर, जिन ओहदों पर उधर थे उसी ओहदे पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में आए। अच्छा। तो सरदार इब्राहिम खान को सदर बनाया गया और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का। बाकी हम लोग जो अपने, बस मैं उस वक्त मरकज़ी शक्ति था, मैं मरकज़ी शक्ति बना। बाकी इसी तरह से जो नायब सदर थे वो नायब सदर बने। इसी तरीके से हम आए। और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बहुत स्टेबल हुकूमत थी 70 की। ठीक है, आप मुख्तलिफ़ अदवार में आप रियासत के मुख्तलिफ़ आपके पास वजारतें रहीं। आपने वज़ीर ख़ुराक के तौर पर भी काम किया, आपने वज़ीर जंगलात के तौर पर भी काम किया, फिर आप कायम मकाम वज़ीर आज़म भी रहे। लेकिन इस इलेक्शन में, इस मौजूदा दौरे हुकूमत में इतना बड़ा तजुर्बा होने के बावजूद आपको 2 साल बाद वज़ारत औक़ाफ़ और उमूर दीनिया का ये कलमदान सौंपा गया। इसके पीछे क्या वजह है? आपको सच्ची बात इसमें बताता हूँ कि वज़ारत मुझे ना मैंने कभी वज़ारत मांगी। मसलन मैं हमेशा वज़ीर रहा, सरदार अब्दुल कयूम खान के साथ वज़ीर रहा, सिकंदर याद के साथ सीनियर वज़ीर रहा। मैंने कभी नहीं कहा किसी को, ना फारूक हैदर को कहा कि मुझे वज़ारत दो जी, ना उसने दी। जब उसकी ज़रूरत हुई उसने वज़ारत दी, मुझे बुला के कहा मैं आपको वज़ारत देता हूँ। मैंने कहा 3 साल बाकी हैं, ये भी गुजर जाएंगे, छोड़ें किसी और को दे के मुतमईन करो, मैं वैसे ही ठीक हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आपको वज़ीर होना चाहिए। मैंने कहा आपकी मर्ज़ी। उन्होंने वज़ारत दी तो मैंने ये महकमा जो है, ये महकमा भी दिया। मैंने कहा ठीक है, ये अच्छा महकमा है, खुदा रसूल के नज़दीक इसमें खिदमत की जाए तो बहुत गुंजाइश है यहाँ। तो बाकी किसको इख्तिलाफ की बात नहीं थी। ये फारूक हैदर के दिल में कोई बात हो तो मैं कह नहीं सकता, ये आप उससे पूछ सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं थी। जी बिल्कुल। एक अरसा बीत गया, अभी भी आप सर्व कर रहे हैं, और जैसा कि आपने बताया आपने सरदार खालिद इब्राहिम, फिर सरदार अब्दुल कयूम के साथ सियासत की, और ऐसे ही बहुत बड़े नाम जो आपके सफ़र में आपके हम सफ़र रहे। अब आपकी इस उम्र में हाउस में ऐसा कोई भी सियासतदान मौजूद नहीं है जो एक्टिव हो, जो सियासत में बाकायदगी से एक्टिव हो। तो क्या आप अब रिटायरमेंट का ऐलान नहीं करेंगे? मैं इस वक्त तो जो कुछ मैं समझता हूँ कि ये बचगाना खेल है। देखिए मैं आपको बताऊँ बात, सरदार सिकंदर याद वज़ीर आज़म थे जी, उनको बहुत सख्ती से उन्होंने हदायत की हुई थी कि कोई बंदा फाइल लेके ना मेरे घर आए ना मुझे कहीं फाइल बताए। यहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को दाएं बाएं चढ़े होते हैं उसके सिर पे, इस तरफ भी और इस तरफ भी फाइलें लेके। मुझे बहुत गुस्सा आता रहता है, मैं वहाँ से उठ जाता हूँ। अच्छा। वो प्राइम मिनिस्टर का एक बड़ा मजबूत किस्म का ओहदा है, और उसको ये ठीक है अवामी काम के लिए ये, लेकिन ये तरीक़ाकार मुझे पसंद नहीं है। क्या आप सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे?
मैं क्यों? नहीं, मैं सियासत से रिटायर का क्यों होऊंगा? ज़ाहिर है अब उम्र का तकाजा है, अब उम्र का तकाजा है। नहीं, मेरी सेहत ठीक है। अलबत्ता इलेक्शन लड़ना ही तो सियासत से रिटायर होना कोई शर्त नहीं है ना जी। मुल्क की खिदमत करनी, वो आप इलेक्शन से बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन असल जो है मामला लोगों की खिदमत, वो इसमें हाउस में जाके हो सकती है। ठीक है। तो बाकी मैं रिटायरमेंट का कोई मेरा प्रोग्राम नहीं है, ना मेरा ख्याल है। ठीक है। और सियासी कारकुन रिटायर होता ही नहीं है, उसको तो मौत रिटायर करती है। ठीक है, तो कुछ बात खावड़ा की सियासी सूरत हाल पे भी कर देते हैं मुख्तलिफ अदवार में। मैं आपसे बात करता हूँ, मैंने जब पहले दिन में चेयरमैन यूनियन काउंसिल बना, खासकर मेरा अपना गांव जो है उसमें एक प्राइमरी स्कूल भी नहीं था। आज अल्लाह के फजल व करम से गर्ल्स हाई स्कूल, बॉयज़ हाई स्कूल, कैडेट कॉलेज, यूनिवर्सिटी और अब ये वो रीड फाउंडेशन वाले भी एक अदारा बना रहे हैं। ये सब चीज़ें वहाँ नजर आती हैं। दूसरा, खावड़े में मेरे वाले साहब के पास घोड़ियाँ होती थी मुख्तलिफ, एक अपने लिए एक अम्मी के लिए होती थी, 2 घोड़ियाँ जिस वक्त ये बड़े भाई साहब जवान हो गए, 2 उनकी, एक फालतू होती थी। ये जब अफसर वगैरह इधर डरने या इधर उधर जाते थे उनके लिए। 1 फुट सड़क नहीं थी। मास वाइज ये जनरल रोड के, श्रीनगर रोड के कोई सड़क नहीं होती थी। अच्छा। सब पैदल। और आज खावड़ा तालीम में सबसे आगे पूरी आज़ाद कश्मीर में। हमारे यहाँ MPhil इन इंग्लिश, PhD इन इंग्लिश। और उसमें गवर्नमेंट के अदारों का कोई किरदार तो नहीं रहा, चूँकि आज भी गवर्नमेंट के अदारों में टीचर सियासत करते हैं। 75 बच्चे और 20 टीचर हैं आज भी खावड़ा में, बहुत सारे स्कूल जैसे। वो हमने बनाए है ना, तो तब करते हैं ना, अदारे हमने बनाए तो करते हैं ना, अदारे ही ना होते तो क्या होता। सरदार अब्दुल कयूम खान ने तालीमी मैदान में एक इनकलाब ले आए, प्राइमरी स्कूल से हाई स्कूल। इस तरह के सरदार अब्दुल कयूम खान के काम थे। और ये अब स्कूल, कॉलेज, ये डिग्री कॉलेज का जब मामला आया, मैं फूड मिनिस्टर था, मैंने सेक्रेटरी साहब को कहा कि ये कॉलेज, इंटर कॉलेज भी अल्लाह के फजल करम से पिछली वजारत में मैंने लिया था। अब ये याद रखें कि ये वो जगह है जहाँ मैंने 8वीं तक पढ़ा है। उसके बाद ये हुआ कि इसकी फ़ाइल तैयार होके प्राइम मिनिस्टर के पास गई, तो सेक्रेटरी का नोट था कि ये इंटरमीडिएट कॉलेज जो है डिग्री कॉलेज के लिए फिट नहीं है, सपोर्ट इसकी मामला जो है कम है। प्राइम मिनिस्टर साहब की ये एक आदत थी, इस तरह से नहीं वो कोई फैसला करते थे, क्योंकि इसके ऊपर मैंने भी उनको कहा था कि ये देना ज़रूरी है। उन्होंने मुझे भी बुला लिया। सेक्रेटरी साहब चौधरी यूसुफ हुआ करते थे, मेरा ख्याल जिन्ना है कि फ़ौत हो गए हैं।
ये मीरपुर वाले। मैं भी गया, मुझे उन्होंने जवाबियत पूछी कि सर दिस इज माई बेस्ट स्कूल। माई बेस्ट स्कूल की नज़म है गालिबन लॉन्ग फेलो की या किसकी, वो जहाँ पढ़ा था जी। चौधरी यूसुफ जैसा बंदा कहने लगा कि ये फाइल मुझे दें। अब इसकी जवाजियत ही कोई नहीं है। फाइल ली और उसने अपनी तरफ से रिकमेंड किया कि इसको डिग्री खारिज किया जाए। अब खावड़ा की सियासत पे थोड़ी बात कर लेते हैं। आपने मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ पार्टियों से इलेक्शन लड़ा, लेकिन इस मरतबा आपकी पार्टी का टिकट कहा जाता है कि राजा इब्रार एडवोकेट साहब ले रहे हैं। में बहुत सियासतदान है, राजा सियासी कारकुन गए हैं। पीपल पार्टी के सो कॉल्ड सदर साहब भी खावड़े से हैं, मेरा ताल्लुक भी खावड़े से है। अब जो अपने आप को खुद साख्ता MLA या वज़ीर कहते हैं वो भी खावड़े से हैं। तो खावड़े में आइंदा 2-3 जमातें जो हैं वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी है, मुस्लिम लीग भी है और पीपल पार्टी भी। ये 3 जमातें जो हैं ये, उसके अलावा आज़ाद भी बहुत। तो अगर पार्टी आपको टिकट नहीं जारी करती तो आप तहरीक इंसाफ में या आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सामने आ सकते हैं? मैं तो खैर टिकट का उम्मीदवार ही नहीं हूँ और मेरा टिकट कोई छीन भी नहीं सकता। मैं सिटिंग MLA हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस दफ़ा इलेक्शन मेरा बेटा लड़े। मेरी मौजूदगी में एक आध इलेक्शन लड़े, जीता या हारे वो अलग बात है। पार्टी के टिकट से ये नहीं पता। अब सदर साहब ने बकौल अबरार खान, उन्होंने कहा जी ये टिकट मुझे दे दिया। मैंने कहा सदर की हैसियत ही नहीं है टिकट देने की। मैंने कहा सदर के पास इख्तियारात नहीं है, ये इख्तियारात पार्लिमानी बोर्ड के पास हैं। फिर अपील का इख्तियार जो है वो इस वक्त शहबाज शरीफ के पास है। यानी आप पार्टी टिकट से ही इलेक्शन लड़ेंगे, आपके साहिबजादे, आपके सियासी जानशीन? पार्टी को छोड़ नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि हमने बहुत वक्त ऐसा देखा कि थानों में हमें इस तरह से टार्चर किया गया जिस तरह से चोर और डाकू के साथ सलूक करते हैं, और फिर भुट्टो के साथ हमने मुकाबला किया और अल्लाह ने हमारी मदद की। हमने भुट्टो को वहाँ पहुँचाया जहाँ से कोई वापस नहीं आता। भुट्टो तो आज भी जिंदा है, भुट्टो आज भी तो जिंदा है। कुछ नहीं है जिंदा शिंदा, वो भुट्टो नहीं है रहा। बेनज़ीर कुछ थी। ये लड़का मुझे बताएं अब जिसमें जुमा 8 दिन हुए, ये जिस दिन पैदा हुआ मुझे याद है पीर बगैरा साहब ने कहा कि ये जब जवान होगा तो मुस्लिम लीग में शामिल होगा। ये तो कल की बात है, कल की बात है। ये इसको मौरूसियत में मिली। जरदारी साहब ने जितना लूट खसूट किया है दुनिया में इतना कोई नहीं कर सकता। आपका मौरूसियत के बारे में क्या ख्याल है? आपका मौरूसियत के बारे में क्या ख्याल है आपका? किसके खैर मौरूसियत के हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है?
मौरूसियत एक लिहाज से तो अगर नेक हो तो ठीक है, लेकिन इसमें मेरिट देखना ज़रूरी है। किसी में ये अहलियत हो मौरूसियत पिक करने की तो फिर तो ठीक है, अगर ये ना हो फिर नहीं देना। बदकिस्मती से आज तक हम बरादरीज़म के निज़ाम में फंसे हुए हैं। आज भी अब्बासी, राजपूत और चौधरी की बुनियाद पर वोट दिए जाते हैं, इलेक्शन लड़े जाते हैं, और इवन कि हमारी गली मोहल्लों में इस बरादरीज़म के बुनियाद पे फ़ैसले होते हैं। क्या इसका सदेबाब मुमकिन है? बरादरीज़म का क्या सदेबाब मुमकिन है? आप क्या समझते हैं? हर बंदे की अपनी कोशिश है थी। बात यह है कि जो हमारी बरादरी है, मैं अपनी मिसाल देता हूँ आपको। खावड़ा में खखे खखों के उम्मीदवार हैं इस वक्त 4, और चारों इलेक्शन लड़ेंगे। उतने वोट नहीं हैं कि एक भी बन सके। असूली तौर पे बाकी लोगों को बहैसियत मुसलमान समझ के, भाई समझ के अपने साथ लगाना चाहिए। मसलन पिछले इलेक्शन में मैं आपको बताऊं, खखा बरादरी से 2 उम्मीदवार थे, साकब खान और आप और मैं। साकब खान को मेरे ख्याल में 15 या 16 हज़ार वोट मिले, चौधरी लतीफ़ अकबर साहब को 18,000 वोट मिले, मुझे 27,000 वोट मिला। उसकी बुनियादी वजह यह थी, गुजरू ने भी मुझे वोट दिए, अब्बासियों ने भी दिए, अवानों ने भी दिए, सईदों ने भी दिए, और अपने जो बरादरी के कुछ लोग थे उन्होंने भी दिए। इस वास्ते इंडिविजुअल कोई बरादरी जो है वो आगे नहीं जा सकती जब तक कि सारे मिल के ये नहीं करें। बाकी ये वबा जो है ये उस वक़्त तक हम दूर नहीं कर सकते जब तक हमारे दिमाग में जमहूरियत का सही इदराक ना हो। देखिए इस वक्त जिन मुल्कों में मसलन हिंदुस्तान में जमहूरियत है, सही जमहूरियत है, हाँ, नो रिगिंग एट ऑल। अमेरिका में है, बरतानिया में है, इन मुल्कों में कोई इस किस्म का जिस तरह से हम कंपेन करते हैं ये बात नहीं। टीवी के ऊपर, टेलीफोन के ऊपर, और वोटर ये देखता है, ये जजमेंट वोटर कर लेता है कि ये इस वक्त मुल्क के लिए बेहतर है या नहीं। जो बंदा मुल्क के लिए बेहतर हो उसको वोटर वोट देते हैं। ये जब तक ये बात ना हो पाकिस्तान में, और ये बात हो ही नहीं सकती, हो इसलिए नहीं सकती कि पाकिस्तान में ज़मींदार जागीरदार जब तक ये सिस्टम ख़त्म नहीं हुआ तब तक नहीं हो सकते। नेहरू ने सबसे पहले अपने मुल्क में जागीरदारा निज़ाम ख़त्म किया, ज़मींदारा निज़ाम ख़त्म किया, रियासतें सारी मदगम की। अब वहाँ लोगों को समझ आ गई है कि कौन जो है वो बेहतर है सही। अब इस वक्त मोदी है, मोदी ने सिर्फ एक नारा दिया कि मैं हिंदुइज़्म जो है इसको प्रमोट करूँगा। ऐसी तहसीन मुसलमानों की इन्होंने 1000 साल हम पे हुकूमत की है, अब हम इनको बच्चों बनाएंगे। वो इस बुनियाद पे दूसरी दफ़ा का कामयाब होगा। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि कोई सिंगल कबीला इस पोजीशन में नहीं है। मुस्लिम लीग नवाज़ के बारे में बात करना चाहूँगा। आपने देखा कि बार बार फ़ारूक हैदर साहब की रिकॉर्डिंग्स लीक होती रहीं, फिर कई मरतबा बातें चलती रहीं कि फ़ारूक हैदर साहब को के ख़िलाफ़ अदम एतमाद पेश किया जा रहा है, और
ऐसा भी कहा जाता है कि स्पीकर असम्बली शाह गुलाम कादिर और इनके हम ख्याल लोगों का एक ग्रुप है जो बार बार जिसने कोशिश की कि फ़ारूक हैदर को वज़ीर आज़म की कुर्सी से हटाया जाए, लेकिन आपने हमेशा मफामती किरदार अदा करते हुए इस मसले को सुलझाया और उसकी बदौलत आज तक वज़ीर आज़म सर्व कर रहे हैं। इसकी क्या हकीकत है? सच्ची बात बताऊँ आपको कि जो आदमी ऊपर बैठा हो ना, उसको हर वक्त डर लगा रहता है। वो इतना बेतबारा हो जाता है कि अपने सके भाई के ऊपर भी एतबार नहीं करता। फारूक हैदर के ख़िलाफ़ कोई इस किस्म की साजिश नहीं हुई। अलबत्ता ये उन्होंने एक दफ़ा कहा थी कि 12 से ऊपर वज़ीर जब बना हुआ है तो मैं कुर्सी छोड़ दूंगा। हमने कहा ठीक है। हमारी एक मीटिंग हुई से अपने ये वज़ीर साहब जो हैं मूंछों वाले, उनके घर फॉर्मल मीटिंग थी, कोई ऐसी बात नहीं थी। 4-5 लोग थे हम। मीटिंग करके हम आए तो फारूक साहब के पास रिपोर्ट गई कि ये तुम्हारे ख़िलाफ़ कोई माल बना रहे हैं। और ऐसी फारूक हैदर का नाम ही नहीं लिया किसी ने। हमने इनको यही कहा कि आप ये बैठ के मीटिंग करें, उसके बाद देखें क्या होता है। देखा तीसरे चौथे रोज उसने 5-6 बंदे हम में से वज़ीर बना दिए, बगैर कहने के, बगैर किसी बात के। उसके बाद कुछ लोगों को बनाया, उसने अपनी मर्ज़ी से बनाया। फिर उसने हाथ थोड़ा सा और ढीला किया जब उधर से दबाव देखा कि पाकिस्तान में अब मेरी पिश्त के ऊपर कोई नहीं रहा, और ढीला किया। ये जमाती कारकुनों को एडजस्टमेंट की, उन्होंने इस तरह की, इस तरह के वगैरह वगैरह। बाकी कोई सोची समझी स्कीम फारूक हैदर के ख़िलाफ़ नहीं थी। मैं सबसे पहले आपको आपके त्वच से इमरान खान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने आज़ाद कश्मीर में मुदाखलत नहीं की। हमारे बजट में उसने इजाफा किया, कमी नहीं की। यह उसके बड़ेपन का मुजाहिरा है। ये सॉफ्ट कॉर्नर के ही मुस्तकबिल के फैसले पे असरअंदाज मैंने तो असेंबली के फ्लोर पर यह तकरीर की। मैंने प्राइम मिनिस्टर भी बैठे हुए थे, ठीक है, असेंबली के फ्लोर पर मैंने कहा ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बड़ा पाना। वरना हमने यहाँ देखते थे दूसरा आता था, सबसे पहले बजट के ऊपर काट लगाता था। कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान को बाज़ाब्ता तौर पर 5वां सूबा बनाने का ऐलान किया है। इसमें कोई शक नहीं कि मसला कश्मीर को पाकिस्तान के इस इक़दाम से नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचेगा। मैं आपको शायद पता हो, कल APC में जो लिबरेशन फ्रंट की तरफ से बुलाई गई थी, उसमें वज़ीर आज़म फ़ारूक हैदर की मौजूदगी में ये मौक़िफ़ पेश किया गया है कि तमाम सियासी पार्टीज़ आज़ाद कश्मीर की पाकिस्तान के इस इक़दाम को मुस्तरद करती हैं। आपकी इस हवाले से क्या राय है गिलगित बल्तिस्तान की? हर आदमी की अपनी राय होती है। मेरी राय जो है वो पाकिस्तान में जो गिलगित बल्तिस्तान वालों के लिए काम किया है उन्होंने, मैं उससे मुत्फिक हूँ। गिलगित की बल्तिस्तान की ज़रा तारीख़ देखें। 60 साल के लिए लीज़ पर लिया हुआ था, इश्तराकियत के डर से अंग्रेज़ ने, और जो बुरी हालत थी वहाँ उन लोगों की, वो ये ओटो और ये जो शारा रेशम है, ये पैदल रास्ता होता था। अच्छा। बड़ी मुश्किल से दरम्यान में फिर पाकिस्तान जब आया, फिर ये कि गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर किसी ने एहसान क्या किया।
आज़ादी तो उन्होंने खुद हासिल की। तो आज़ादी के बाद अब जो पाकिस्तान सूबा बना रहा है ये ठीक है? 1947 की बात से बताता हूँ ना, घनसारा सिंह ब्रिगेडियर वहाँ का इंचार्ज था, गवर्नर था। 1947 में जब अंग्रेज चले गए वो माहिदा ख़त्म हो गया, फिर ये रियासत के मतहत हो गई। हाँ। ये हरि सिंह ने घनसारा सिंह को गवर्नर बना के भेजा। गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग थे, कोई मिलिटेंसी के लोग थे, मसलन कर्नल रहमतुल्लाह खान थे और इस तरह से जो लोग थे, उन्होंने मिल के ये घनसारा सिंह को कैद कर लिया। बाकी इसकी फौज कोई भाग गई, कोई मार दिए। इन्होंने ये इस वक्त जो आज़ाद इलाका है वहाँ, वो इन्होंने खुद अलग आज़ाद कर। तो अब पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं, ये कोई 10-15 दिन बाद, तो अब जो सूबा बनाया जा रहा है क्या ये ठीक हो रहा है? आप क्या समझते हैं? सूबा तो उनका हक है। सूबा गिलगित बल्तिस्तान वालों का हक है। और इसमें आपको पता है, हमारा हमसाया मुल्क जो है वो 100% ये चाहता है कि ये सूबा बने। कौन सा? हिंदुस्तान? चाइना? चाइना। 5 अगस्त के मोदी के इक़दाम के बाद, फिर कल वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद, अब कुछ यूँ लग रहा है कि वो इधर हम वाले फार्मूले पे अमल किया जा रहा है। तो मैं पूछना चाहूँगा, स्पेशली आज़ाद कश्मीर के मुस्तकबिल को आप कैसा देखते हैं? आज़ाद कश्मीर में मुदाखलत के चांस नहीं है। यह जिस तरह से है, ये हमारी पार्टियां ही आपस में लड़ती रहेंगी। जो लड़ भिड़ के सामने आ गया वो इसमें इतनी मुदाखलत मेरे ख्याल में नहीं करेंगे। इसलिए कि यहाँ हमारा मुतालबा ही कोई नहीं है उनके साथ। गिलगित बल्तिस्तान वालों का तो मुतालबा है सूबा बनाने का। हाँ। हमारा कोई ऐसा मुतालबा नहीं है। हमारा है कि मुतालबा कश्मीर आज़ाद कराओ, जो ये करा नहीं सकते। नहीं करा सकते। अब जो तज्जिया नगार या इस किस्म के लोग हैं, वो कहते हैं कि ये जनवरी और फरवरी में इधर से हमला करेगा हिंदुस्तान। हमने कहा करने दे, हम रहे हैं, फिर देखेंगे क्या होता है। ठीक है। तो आखिरी सवाल, अब आखिरी, अपने मुखालफिन को, अपने सियासी मुखालफिन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। बात यह है कि भाईचारे के पैगामात दे सकता हूँ मैंने खुद भी कभी ये उछल कूद की सियासत नहीं की। हमेशा शरीफाना तरीके से काम किया है और इसी में अल्लाह कामयाबी भी देता रहा। तो मुखालिफ होना ही नहीं चाहिए किसी का। देखें, आम सी मिसाल है, आपने अखाड़े में पहलवानों की कुश्ती देखी होगी ना। वो पहले एक दूसरे को हाथ मिलाते हैं, फिर खाक एक दूसरे पर फेंकते हैं, फिर कुश्ती लड़ते हैं। कुश्ती लड़ने के बाद फिर हार जीत के बाद फिर भाई होते हैं। मैं तो सियासत में इस चीज़ का कायल हूँ।
बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने ख़राबी सेहत के बावजूद हमारे लिए वक्त निकाला, दिल से आपके शुक्रगुज़ार हैं। नाज़रीन, आपने सुनी हमारी ये खुसूसी गुफ्तगू कि कैसे राजा अब्दुल क़य्यूम साहब सियासत में आए और कैसे अपनी सियासत की इंतहा को पहुँचे। इंशाअल्लाह फिर किसी नए एपिसोड में किसी नई शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।